हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं आपके सामने एटम पे न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर के नीट में जितने भी पूछे गए सवाल हैं एटम चैप्टर पे। लास्ट लेक्चर मैंने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर पे कवर किया था, उसमें बहुत सारे सवाल थे, उसको कवर किया था। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें किस तरह की वैरायटी है और कितने टाइप का हमारे पास सवाल बनता है। क्या लिखता है, व्हेन ए अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v bombard on a heavy nucleus of charge ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on m as। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच शायद आपको पता होगा। देखो ये हो गया ze और एक अल्फ़ा पार्टिकल है, तो ये तो इधर से आ रहा था, यहाँ आके रुक गया है ये। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये रुक गया है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, ठीक है। सिमिलर नेचर का चार्ज होने के कारण, रिपल्शन के कारण इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो गई है। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी से ये आ रहा था, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो हो गई और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। सो हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, z टाइम्स ऑफ E, 2 टाइम्स ऑफ E, है ना। तो एक तो ZE है और दूसरा चार्ज कितना है, अल्फ़ा पार्टिकल है, तो उसके लिए 2E लिख रहा हूँ मैं, एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ठीक। और यहाँ से आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि जो R नॉट आएगा दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इन ए रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन ए प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 एंड मास M1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass M2, the distance of closest approach is R0, the energy of the projectile is। तो प्रोजेक्टाइल की एनर्जी क्या होगी ऐसी सिचुएशन में। देखो अगेन प्रोजेक्टाइल जो है हमारे पास, है ना, स्कैटरिंग व्हेन ए प्रोजेक्टाइल का मास तो m1 है, और तो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, m1u² इतनी हो गई। और बाद में ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, इस तरह से। तो Z1 Z2 है ना, चार Z1 Z2 है और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैं लिख रहा हूँ R0, इस तरह से। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो ये है एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एंड दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 एंड Z2। सो एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल is directly proportional to Z1 Z2, so which is option number B। थर्ड क्वेश्चन है, इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर B इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं ये हमारे पास टारगेट है और ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है। B इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, तो ये प्रोजेक्टाइल का लाइन ऑफ एक्शन था इस तरह से। तो अगर कोई प्रोजेक्टाइल इस पाथ पे मूव कर रहा हो तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है B, ठीक। तो अगर B का वैल्यू 0 है इसका मतलब प्रोजेक्टाइल जो है एग्जैक्टली न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रहा है, न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रहा है, तभी तो B की वैल्यू को 0 लिखा जाएगा। यहाँ पर B नॉट इक्वल्स टू 0 होगा ये वाली लाइन पे, और ये जो लाइन है इस पे B की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। B की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल है एग्जैक्टली उसका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, न्यूक्लियस के, टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर पे है। तो ऐसी सिचुएशन में अल्फा स्कैटरिंग फॉर द इम्पैक्ट पैरामीटर B इज इक्वल टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये था हमारे पास और इसके लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये आ रहा था, ये आया यहाँ आके रुक गया, यहाँ आके रुक गया और एग्जैक्टली फिर बैकवर्ड मोशन फॉलो कर लेता है। सो ये तो आया, रुका और वापस चला गया। तो कितना एंगल हुआ यहाँ पर, थीटा इक्वल्स टू 180। इस तरह से इसका हम एंगल लिख सकते हैं, ठीक।
तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप देख सकते हो ये तो एक्चुअली आपको nth ऑर्बिट, कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट ना कह के एक जनरल ऑर्बिट की बात कर रहा है, nth ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला ही होता है जिसको हम ड्राइव करते हैं, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट कितनी होती है, 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला हम सब ने याद रखा होता है और ये फॉर्मूला बेस्ड ही आपके सामने सवाल पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर मॉडल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के लिए वैलिड है ड्यूट्रॉन, और कहता है सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन, नियॉन में तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल भी दोगे तो उसमें ज़्यादा रह जाएंगे, है ना। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक सिचुएशंस के लिए ही बोर मॉडल जो है वो वैलिड होता है ना। नियॉन में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे, हैंस कि ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सी। सी जो है नियॉन वाला जो ऑप्शन होगा वो वैलिड नहीं है बोर मॉडल के लिए। नेक्स्ट देखो, हमें कहता है कि द रेडियस ऑफ द फर्स्ट permitted Bohr orbit for the electron in a hydrogen atom equals to 0.51 angstrom and its ground state energy equals to minus 13.6 electron volt. If the electron in the hydrogen atom is replaced by muon charge same as that of electron but mass is 207 mass of electron, the first Bohr radius and ground state energy will be. ओके सो ऐसी सिचुएशन में देखो, अब जो हाइड्रोजन की सिचुएशन में तो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये है हाइड्रोजन की सिचुएशन में ये वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखो सिस्टम कैसा है, सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है कि सेंटर पे तो न्यूक्लियस बैठा होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। तो इनका जो रिड्यूस्ड मास होगा इलेक्ट्रॉन का, ऐसी सिचुएशन में क्या लिखा जाता है कि रिड्यूस्ड मास जो लिखा जाएगा दैट इज m डिवाइडेड बाई m प्लस m, है ना। ये हो गया m और ये हो गया m, इस तरह से लिखा जाता है। स्मॉल m हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और कैपिटल M जो है दैट इज़ द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो अब ये जो हमारे पास रिड्यूस्ड मास आया है इलेक्ट्रॉन का, इट इज़ लेस देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक तो m डैश जो है दैट इज़ द रिड्यूस्ड मास जो है m से छोटा आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। और रेडियस हमें गिवन है, एनर्जी गिवन है, ठीक है। अब जो हमारे पास सिचुएशन आती है म्यून की, तो उसके लिए क्या देखेंगे, मास ऑफ म्यून को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और मास ऑफ न्यूक्लियस जिसको कैपिटल M से लिखा गया था वो कितना होगा, 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ किताबों में सिंपली 8 या 36 होता है, कुछ किताबों में ऐसे भी लिख दिया जाता है 1830, बट 1836 आप लिख सकते हैं। 18 दूनी 36 होता है, याद रखिए 1836। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, यहाँ पर ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम का उसको रिप्लेस किया गया है म्यून से, तो फिर रिड्यूस्ड मास ऑफ म्यून कितना हो सकता है। सो रिड्यूस्ड मास ऑफ म्यून अगर मैं लिखता हूँ तो म्यून ऐसे लिखा जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ म्यून प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, इस तरह से लिखा जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। मास ऑफ म्यून कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय दोनों के मासेस को 207 प्लस 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाएगा। चलिए इतनी बात तो हो गई क्लियर। तो ये जो वैल्यू आएगी इसका अप्रॉक्सीमेट जो आएगा दैट इज़ 186 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से रिड्यूस्ड मास आया। देखो कम हो गया है ना रिड्यूस्ड मास, ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, ठीक है ना,
रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट म्यून के लिए, उसका क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम, h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m(e²). तो अब ये रिड्यूस्ड मास ऑफ म्यून के लिए मुझे लिखना है इस तरह से। अब एक बात और आपको गिवन दी गई है कि जो चार्ज है म्यून का और वो किसके बराबर है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन मास अलग है। तो h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई, रिड्यूस्ड मास ऑफ म्यून कितना आ गया, 186 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e², ऐसा आ गया। इसको जब हम देखते हैं तो ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय 186, है ना। R1 तो हो गया जो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, और इलेक्ट्रॉन की R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.51 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 186 इतनी दी गई है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2.74 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। ये कैलकुलेशंस देखो आपको करनी पड़ेंगी अगर इस चैप्टर में। कॉन्सेप्ट आसान है लेकिन कैलकुलेशन के कारण ये मुश्किल हो जाता है। अब टोटल एनर्जी देखते हैं, ये तो हमें रेडियस पता लग गया, तो ये कोई मैच कर रहा है ना, -13 ओके। तो इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखो, हमारे पास सी और डी दोनों में ऑप्शन मैच कर सकता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब हमारे पास आता है कि एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी भी देखनी पड़ेगी, इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। चलिए एनर्जी के लिए हमारे पास अब सिचुएशन क्या है, एनर्जी के लिए हम एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए जो लिखते हैं दैट इज़ 1 z² डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², और ये nth ऑर्बिट के लिए ऐसे लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में था हाइड्रोजन के, तो उसकी एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, यहाँ से E1 कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मान के चलो, तो k टाइम्स, अब k की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो यहाँ पर, है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ रहने दो, बाकी जो भी है वो k हो गया, ठीक। सिमिलरली E1 डैश म्यून के लिए अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो एक k हो गया, और म्यून का मास कितना है, रिड्यूस मास 186 हमने कैलकुलेट किया, किसके बराबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो E1 डैश इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 186। हाँ, एक चीज़ और आप देख सकते हो यहाँ पर कि k और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आती है, k और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, E1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा 186 मल्टीप्लाई बाय E1, और E1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, -13.6। तो ये 186 मल्टीप्लाई बाय -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ नेगेटिव ऑफ 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा मेरे पास। तो इसके एनर्जी के आसपास की वैल्यू 2.4 आया है, इधर 2.8 लिखा हुआ है, तो नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी यहाँ पर शो हो रही हैं, सी ऑप्शन वाली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2019 में पूछा गया है ना, नीट में 2019 में। तो क्या कहता है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रिस्पेक्टिवली। काफ़ी स्टैंडर्ड सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो हमें क्या पता होता है कि E को मैं लिख रहा हूँ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख रहा हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख रहा हूँ। इन तीनों के बीच के रिलेशंस के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी होती है, नेगेटिव ऑफ द, क्योंकि टोटल एनर्जी खुद ही नेगेटिव होती है, उसके आगे और नेगेटिव लगा दे तो लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, नेगेटिव, और टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ पर +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ गया। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होती है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन बैठा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 3.4 और फिर आ गया नेगेटिव ऑफ 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है दैट इज नीट 2018 में पूछा गया है। क्या कहता है ये, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो पूछा है। तो अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। तो रेशियो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, क्या आएगा, -1 आ जाएगा, है ना। तो रेशियो अगर रखी जाती है तो ऐसे लिखा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, है ना, और टोटल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है ना। सो काइनेटिक एनर्जी रेशो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1:-1, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है वो ओडिशा में जो नीट हुआ था 2019 में, है ना, तो उसको देखते हैं क्या कहता है ये। वी हैव ऑलरेडी, आई थिंक, या वी हैव सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ओके, वी हैव ऑल्सो, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, इट्स ओके। ये भी रिपीट हो गया है, सो इसका ऑप्शन तो ये था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द नीट 2017 में पूछा गया, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो इनकी रेशियोज पूछी गई हैं। तो हमारे ना स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में एक्चुअली जो है, तो कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है Z²R 1/n1² - 1/n2², ऐसे लिखा जाता है। लास्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बाल्मर सीरीज़ के बारे में लिखूँ ना, तो बाल्मर सीरीज़ 2 पे आके गिरती है ना, 3 से 4 से 5 से 6 से ऐसे गिरेगी और लास्टली इन्फिनिटी से गिरेगी। तो अगर मैं बाल्मर सीरीज़ की बात करता हूँ तो Z²R हो जाएगा, कहाँ पे आके गिरती है, 2 पे आके गिरती है। कहाँ से, लास्ट लाइन की अगर बात करें तो इन्फिनिटी से आके गिरेगी। तो जब मैं इसको देखता हूँ Z²R डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा, है ना। और किसके लिए अगर देखें, है ना, कुछ नहीं लिखा गया कि, है ना, हाइड्रोजन के लिए अगर देखता हूँ तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, इट्स ओके। सो अब लेमन के लिए लिखते हैं 1/, इस तरह से। तो Z²R, तो वो किस पे आके गिरेगा, लेमन बाल्मर होता है तो पहले लेमन आएगा, 1² - 1/∞ का स्क्वायर, तो Z²R हो जाएगा ये। अब इनका हमें लेना है रेशो, बाल्मर एंड द लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, λB डिवाइडेड बाय λL। λB क्या होगा, λB है 4 डिवाइडेड बाय Z²R, इस तरह से। फिर λL क्या होगा, λL होगा 1/Z²R। तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ये आएगा 4/1। तो सी ऑप्शन आ गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट to the second orbit, it emit a photon of wavelength lambda. Okay, when it jump from the fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be। अच्छा सवाल है ना, आसान है, अच्छा है, सीखते हैं। देखो ये फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू R n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो 1/λ इक्वल्स टू R, कहाँ से कहाँ गिरा, 3 से 2, तो 2 हो गया फाइनल और इनिशियल क्या था, 3 था। तो यहाँ से 1/λ की वैल्यू कितनी आ गई, R 1/4 माइनस 1/9। सो 1/λ इक्वल्स टू R। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, 9 4 जा 36, 9 माइनस 4, सो इट इज़ आई थिंक 5R/36।
सिमिलरली 1 अपॉन लेमडा डैश अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ जो 4 से 3 पे आया है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन फाइनल क्या हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, और इनिशियल कहाँ से गिरा है, 4 से गिरा है, ऐसे हो जाएगा। सो 1 अपॉन लेमडा डैश इक्वल्स टू आर 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, ऐसा ये हो जाएगा आर। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो इट इज़ कम्स आउट टू बी 144 एंड दिस कम्स आउट टू बी 7 है। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके अब मुझे क्या लिखना है, द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी, तो लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा की टर्म में क्या होगी, तो मुझे ऐसे लिख देते हैं लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, तो ये तो हो गया 7 बाई 144 आर, और ये हो गया 5 बाई 36 आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये आपके पास आ जाएगा 20/7। इट मीन्स दैट लैम्डा डैश जो है 20/7 टाइम्स ऑफ लैम्डा है। दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट AIPMT 2015 में पूछा गया है ना, CBSE AIPMT 2015 में पूछा गया है। कहता है ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल बोथ इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूविंग एट राइट एंगल टू द फील्ड। एक्चुअली ये सवाल ना साइक्लोट्रॉन में भी पूछा जा सकता है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज इक्वल एंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल विल बी, है ना, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों के मास में डिफरेंस होता है। चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अब रेडियस का फॉर्मूला जो साइक्लोट्रॉन में हम पढ़ते हैं mv/q होता है, b इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और mv तो लीनियर मोमेंटम हो गया, और लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से QB। और टोटल एनर्जी क्या लिखी जाती है यहाँ पर, है ना, टोटल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी ही है वहाँ पर, वो कितनी होती है, Q² B² R² अपॉन 2m, ये हो जाती है। तो प्रोटॉन के लिए जब मैं लिखूँगा इसको ना, फॉर प्रोटॉन जब मैं इसको प्रोटॉन के लिए लिखता हूँ तो एनर्जी 1 कितना हो जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी 1 अगर मैं लिखूँ, K1 लिख लेता हूँ ना, तो K1 कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, E² मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर R² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा लिखा जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए अगर मैं K2 लिखता हूँ, फिर अल्फ़ा पार्टिकल के लिए अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है 2 टाइम्स ऑफ E² मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है वो है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा है। तो इसको अब हमें एनर्जीज को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E² B² R² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, E² B² R² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और ये भी क्या है, E² B² R² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब K1 डिवाइडेड बाय K2 की वैल्यू क्या आती है, 1 आ जाती है। डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन CBSE AIPMT 2015 में ही पूछा गया है ना। कहता है इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। तो ऐसा सवाल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, क्या होगी थर्ड ऑर्बिट में, है ना, z की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू, k की वैल्यू आपको सब दी गई है। तो चलिए इसको देखते हैं थर्ड ऑर्बिट के बारे में। अब एनर्जी क्या होती है थर्ड ऑर्बिट के लिए लिखेंगे तो -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा लिखा जाएगा। अब हीलियम के लिए, है ना, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 हो जाएगी
और कौन से ऑर्बिट में देखना है, थर्ड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो E3 इज इक्वल टू -13.6। हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम है ना, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। और n की वैल्यू कितनी होगी, 3 का स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4/9 है ना। E3 कितना हो गया, -13.6, 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। E3 नेगेटिव ऑफ 13.6, 4/9, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। लीजिए जूल्स में भी कन्वर्ट कर दिया हमने। ये तो था इसका टोटल एनर्जी। हमने क्या सीखा हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी तो पहले ही नेगेटिव है ना, ये देखो नेगेटिव है, इसका मतलब काइनेटिक इसका पॉजिटिव हो जाएगी। 13.6 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। काइनेटिक एनर्जी इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पर v को लिखना है मुझे, तो मैं तो लिख रहा हूँ 13.6 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे। अब इसको 2 से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा और मास से डिवाइड हो रहा है ना, 9 भी था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg में अगर लिखूँ तो इतना आ जाएगा। चलिए अब इतनी बातें जब हमने लिख ली हैं तो अब हमारे पास और v इस तरह से रूट में आएगा ना, v का वैल्यू। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो v का वैल्यू एक छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया 1.46 इंटू 10⁻6 मीटर पर। अगेन मैंने कहा ये चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट इसमें 2 या 3 होते हैं, बट कैलकुलेशंस हैं। अगर आपका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अच्छा है तो आप 4 नंबर पक्के कर लोगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक करिए ज़रूर, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करते चलिए। कहता है हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा। अब देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 975 एंगस्ट्रॉम। इतनी वैल्यू हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, इतनी रेडिएशन की एनर्जी से हाइड्रोजन को एक्साइट किया गया है ग्राउंड स्टेट से, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकाल सकते हैं, E इज hc/λ से। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी। तो इतनी एनर्जी जब हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में पड़ेगी तो वो कौन से ऑर्बिट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा। चलिए वो देख लेते हैं। तो कितनी एनर्जी आई हमारे पास जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और लेमडा की वैल्यू है 975 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से एनर्जी जो आएगा, ठीक, यहाँ से एनर्जी की जो वैल्यू आएगी विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इतनी एनर्जी आ गई। ठीक, अब इसको जूल में है तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, सॉल्व करने पे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। इतनी एनर्जी। अब इतनी जो एनर्जी है ये कहाँ से कहाँ हुआ होगा, ये किस ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो जब आप इस तरह से देखोगे तो ये फोर्थ n इज इक्वल टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है। टोटल एनर्जी देखें तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी है तो पॉजिटिव ऑफ 12.75 होगा। तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइंस है ना, यही पूछा गया ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 डिवाइडेड बाई 2। किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो चलिए बना देते हैं 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो ये 4 पे चला गया है
तो n की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर। सॉल्व करने पे क्या आया, ये 2 × 3 = 6, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। क्या कहता है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमैन एंड बॉल्मर। अगेन ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अटेम्प्ट ना, ये हमें पता होना चाहिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन state of hydrogen atom jump from first excited state to the ground state radiate a photosensitive material। ठीक है, the stopping potential is measured to be 3.57 volt, the threshold frequency of the material is। तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी दे दी गई है स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में, और क्या हुआ है, एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टेट ऑन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ से एनर्जी भी पता लग जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। तो आपको वर्क फंक्शन की कैलकुलेशंस करनी है ना, तभी तो आपको थ्रेशोल्ड का वैल्यू पता लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो n = 2 से n = 1 पे आना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 2, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सो n = 2 माइनस n = यहाँ से यहाँ आना है, तो ई एन की वैल्यू आपको पता होती है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो n = 2 में कितनी वैल्यू होती है, -3.4 -13.6, ये सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यूज़ होंगी, तो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इतना एनर्जी हमें मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो अब इस एनर्जी से उसने वर्क फंक्शन को ओवरकम करते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन की, और उस काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो था 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये एनर्जी होगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी तो होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = वर्क फंक्शन भी, और ये होगा 3 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे है ना। वोल्टेज था, इलेक्ट्रॉन हम लगाएंगे क्योंकि एनर्जी वोल्टेज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। तो 10.2 - 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = वर्क फंक्शन, इस तरह से। ओके, अब देखो कि ये जो वर्क फंक्शन आ गया है हमारे पास, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यू डैश निकालना है। तो न्यू डैश क्या होगा, न्यू डैश इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6.63 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻34, ये वैल्यू है एच की, = फ्रीक्वेंसी। इस तरह से फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन आ गया 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन आ गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CBSE AIPMT 2012 में पूछा गया। क्या कहता है ये क्वेश्चन, कहता है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट jump from third excited state to second excited state and then from second excited state to the first excited state। ठीक है, the ratio of the wavelengths λ1 and λ2 emitted in the two cases। आसान सवाल है, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखो पहले तो हमारे पास स्टेट्स देख लेते हैं। जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 4 टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 3। सो n = 4 से n = 3 पे आया। फिर फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2 हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर यहाँ पर आया द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ। यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वेवलेंथ λ1, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वेवलेंथ λ2। ठीक, चलिए अब हमें वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम आराम से देखें तो
एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा वन लिख सकते हैं, या एच सी अपॉन लेमडा वन क्या लिखेंगे, एनर्जी है, दैट इज़ -13.6, 1 अपॉन कहाँ से आना है, 4 से कहाँ तक आना है, 3 तक, ऐसे, ठीक है। फर्स्ट ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ, ज़्यादा एनर्जी जो n इज इक्वल टू 4 को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, नेगेटिव ऑफ फिर कम एनर्जी। अच्छा, यहाँ से आप लैम्डा वन की कैलकुलेशन कर सकते हो। सिमिलरली एच सी अपॉन लैम्डा टू अगर मैं लिखूँगा तो 13.6 कहाँ से, 3 के स्क्वायर से कहाँ तक आना है, 2 के स्क्वायर तक आना है। चलिए इनको फिर आपको क्या करना है, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, कितना आंसर आएगा, 20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AIPMT 2012 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासिस फ्रॉम द फिक्स्ड एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल, द वेलोसिटी ऑफ द एटम acquired as a result of the photon emission will be। ओके हमें वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। वेलोसिटी का कैलकुलेशन देखो, एनर्जी का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ है, फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड एनर्जी लेवल। तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो कहाँ से कहाँ है, इनिशियल से एन फाइनल तक का, है ना। सो एच न्यू इज इक्वल टू, एच न्यू लिख दिया, एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं अगर वेवलेंथ की टर्म में लिखना है, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच सी 1 अपॉन लेमडा फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लेमडा इनिशियल स्क्वायर। चलिए सिंपल सा अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, आर एच सी फाइनल क्या है, ग्राउंड है, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कहाँ से आया है, फिफ्थ एनर्जी लेवल, एन इक्वल्स टू 5 से आया है। आर एच सी ओके ये हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 25, इट इज एच सी अपॉन लेमडा। एच सी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ऑल राइट, सो 1 अपॉन लेमडा का वैल्यू कितना आया, 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एच सी से एच सी कैंसिल हो गया, ये आ गया आर 24 अपॉन 25 ऐसा। अब यहाँ पर हमें और क्या चीज़ पता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एच अपॉन लेमडा, ठीक। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी होगी, एच अपॉन एम लेमडा, ऐसे। मोमेंटम को एम भी लिखा जा सकता है ना। अब वैल्यूज पुट कर दो, वेलोसिटी कितनी है, एच अपॉन एम लेमडा, और लेमडा की कितनी वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू आई 1 अपॉन लेमडा, है ना, ये बन गया 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आई आर 24 अपॉन 25, तो वेलोसिटी आ गई मेरे पास 24 डिवाइडेड बाई 25 एच आर बाई एम, इतनी आ गई, है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, है ना। एनर्जी क्या लिखी जाती है, एनर्जी इज इक्वल टू ना मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, ऐसे लिखी जाती है। तो एनर्जी कितनी है, एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक, या एच वी अपॉन लैम्डा, कुछ भी आप लिख सकते हो एक टर्म। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पी सी, और एनर्जी कितनी है, एच सी अपॉन लैम्डा, ये हो गया पी सी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो एच अपॉन लैम्डा किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया, ठीक। पी को फिर मास इंटू वेलोसिटी लिखा जा सकता है, वहाँ से वेलोसिटी की कैलकुलेशंस की जा सकती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AIPMT 2011 में पूछा गया, कहता द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकेंड लाइन इन द बाल्मर सीरीज फॉर द हाइड्रोजन लाइक आयन, द एटॉमिक नंबर Z ऑफ द हाइड्रोजन लाइक आयन इज। चलिए इस क्वेश्चन को किसके लिए, लेमन सीरीज के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए लेमन सीरीज
कैसे लिखा जाएगा, है ना, वो लिखा जाएगा, सॉरी, वो लिखा जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, फर्स्ट लाइन लिखनी है ना, तो 2 से 1 पे आता है। दूसरा हो गया फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1/, बाल्मर सीरीज है 2 का स्क्वायर, सेकेंड लाइन है तो ऐसे चलेंगे। हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ना। बाल्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन होती है 3 से 2 और सेकेंड लाइन होगी 4 से 2, इस तरह से। द वेवलेंथ इज इक्वल, तो वेवलेंथ क्या है, इक्वल है ना, तो वेवलेंथ को हम इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब ये वाली वेवलेंथ इक्वल्स टू ये इक्वल होंगी। जब इक्वल होंगी तो लिखा जाएगा आर 4 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर आर, है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 - 1/16, ऐसे। आर से आर कैंसिल हो गया, 3/4 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, ये 16 आ गया, ये 4 - 1, 3/4 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर 3/16। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 4 + 16 हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रही। ठीक, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है इतनी बात। द एनर्जी ऑफ द हीलियम पॉजिटिव आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। आसान सवाल है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या लिखा जाता है हाइड्रोजन लाइक के लिए, -13.6 n स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ से जेड की n की वैल्यू 2 हो जाएगी और जेड की वैल्यू भी, हीलियम लाइक है तो जेड की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू भी 2 पुट की जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। सो एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये टर्म्स कैंसिल हो गई। अगेन कितनी वैल्यू आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है कहता है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। द एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल टू एमिट रेडिएशंस ऑफ 6 वेवलेंथ्स। एटम को एक्साइट किया गया सो दैट कि वो 6 वेवलेंथ को रेडिएट करे। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन बिटवीन। देखो 6 वेवलेंथ मतलब 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, और 6 स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। एक तो यहाँ से गिरेगी सीधी, ठीक, एक चांस है ऐसे गिरने का और एक चांस है ऐसे गिरने का, और कौन सी बची, एक चांस है ऐसे गिरने का, और कौन सी बची, 3 से 2 से 1 आ गया, 3 से 1 आया, 3 से 1 आ गया, 4 से 1 आ गया, फिर 3 से 2 आया, अभी नहीं आया। चलिए 3 से 2 और फिर 4 से 2, 4 से 2 आ गया, और एक हो गई ये वाली 4 से 3 पे। ठीक, कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 होगी। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास यहाँ दिखती हैं जब n की वैल्यू 4 होती है, तो n की वैल्यू 4 तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। ये वाला फॉर्मूला भी सेट बैठता है n - 1 डिवाइडेड बाई 2। जब आप n की वैल्यू 4 पुट करते हो तो 4/2, 4 - 1 = 3, इसको सॉल्व करोगे 12 डिवाइडेड बाई 2 = 6।
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन कोरस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन बिटवीन। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी यहाँ पर इस ट्रांजिशन के बीच है। मैं और कोई कलर यूज़ करूँगा अगर तो ये जो है, ये जो ना n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3 पे आना है, ये जो एनर्जी गैप है यहाँ पर ये मिनिमम है, और मिनिमम एनर्जी का मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो कौन सी होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3, ये होगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ये बात। व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n इक्वल्स टू 2। इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इज, एक्साइटेशन एनर्जी आपको पता होगा पॉजिटिव होती है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं E2 की बात करूँ -13.6 अपॉन n स्क्वायर, दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी हमारे पास पता है, ये है नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। The total energy of electron in the ground state of hydrogen atom is negative of 13.6 electron volt. The kinetic energy of the electron in the first excited state, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अभी अभी मैंने बताया कितनी होती है, नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द टोटल एनर्जी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, एंड द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सो सी 3.4 या फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट कहता है इन ए डिस्चार्ज ट्यूब आयोनाइजेशन ऑफ, आयोनाइजेशन मतलब आयन का बनना, एटम से आयन्स का बनना मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, ऑफ क्लोज्ड इनक्लोज्ड गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन। देखो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे, गैस के एटम से टकराएंगे तो उन एटम्स को क्या कर देंगे, आयन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये लिखा होगा नेगेटिव कोलिजन किसके बीच होना चाहिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बी ऑप्शन हो गया। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन। तो फोटोन इतनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करता है ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन की, तो इस एनर्जी के गेन से है ना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम विल बी, इतनी एनर्जी गेन करके वो कहाँ तक जा पाएगा, ये पूछा गया है कि कौन से, सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा एन की कौन सी वैल्यू तक वो जा पाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या है, तो E2 माइनस E1 हम लिखते हैं डेल्टा E, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा गया है ना। तो यहाँ पर E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा E1 प्लस डेल्टा E। ग्राउंड स्टेट पे कितनी एनर्जी है, नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, डेल्टा E या, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट पे तो कौन सा था, हाइड्रोजन था, करेक्ट है, हाइड्रोजन था हमारे पास, हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिख दिया। और ये जो डेल्टा ई है, अब डेल्टा ई को क्या लिखें, है ना, कितना फोटोन आया, ये आया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इसको जब हम देखते हैं, या इनका डिफरेंस हो गया E2, तो E2 कितना आ गया मेरे पास, E2 की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ गया मेरे पास E2। अब E2 होता क्या है, E2 होता है नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये होता है E2। E2 की वैल्यू है कितनी, नेगेटिव ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया,
सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, ठीक। तो मेरे पास क्या बचता है, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचती है फिर, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 13.6 डिवाइडेड बाई 1.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, या सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 9, है ना। तो देख लेते हैं, 10 से तो इससे 15 माइनस कर देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 135 आना था 9 से, तो ये 136 है, तो इट्स ओके। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर, n की वैल्यू आ जाएगी 3, ये n इक्वल्स टू 3। कहता है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी इन दिस स्टेट इज, आप सबको आंसर पता होना चाहिए, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा। Energy E of hydrogen atom with principal quantum number n is given by this. The energy of a photon ejected when the electron jumps from n is equal to 3 state to n is equal to 2 state of hydrogen is approximately, so 3 से 2 पे n equals to 2, ये है n equals to 3, ऐसे यहाँ से जंप करा गया n equals to 3 से n equals to 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो द एनर्जी ऑफ द फोटोन इजेक्टेड, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, इसके हिसाब से नेगेटिव ऑफ 13.6, एन की वैल्यू कितनी, इतना लिखा जाएगा, और एन इक्वल्स टू 2 के हिसाब से कितनी होगी, एन इक्वल्स टू 2 कितना होगा, नेगेटिव ऑफ 13.6 एन इक्वल टू 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखा जाएगा, फिर इनका डिफरेंस ले लिया जाएगा, है ना। तो ये सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। ओके, सो डेल्टा ई जो आएगा वो हो गया ज़्यादा वाला, ज़्यादा एनर्जी किसके पास है और कम एनर्जी किसके पास है, ऐसा हो गया। तो ये कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाई 9, नेगेटिव ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बोर मॉडल ऑफ एटम एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, या यही बोर का हाइपोथेसिस था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में जिनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, और किसके बराबर होगा, h/2 के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, जिनको स्टेबल ऑर्बिट्स भी कहा गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव द फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से कहाँ होगी, ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इतना बना के रखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस किन दो स्टेट्स में होता है, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2, तो 2 से 1 पे अगर कोई ट्रांजिशन होती है तो वहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, बाकी में भी एनर्जी होगी लेकिन इतनी नहीं होगी। नेक्स्ट कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट वी गेट, n इक्वल्स टू 2 का मतलब हो गया बाल्मर सीरीज, है ना। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी, n इक्वल्स टू ऐसे, ये n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, बाल्मर सीरीज पे आ रहा है, तो ये होगी फर्स्ट लाइन, और ये होगी सेकंड लाइन जो 4 से 2 पे आ रही है, दैट इज़ द सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो 4 से 2 पे आना मतलब सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज, ऑप्शन बी, ठीक है। ये देखो AIPMT 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये क्या कहता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स and hydrogen atoms are accelerated from rest through the same potential drop. The ratio of the final velocities of the helium and the hydrogens are. तो इसको देख लेते हैं, ये क्या कहता है, हमें वेलोसिटीज़ के बारे में पता करना है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, ये होती है, और इसने क्या कहा है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में मैंने EV की टर्म में लिख दिया गया। यहाँ से वेलोसिटी जो आएगा, यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को क्या लिखूँगा, 2EV डिवाइडेड बाई m, और v जो है एक पोटेंशियल का है,
ये वेलोसिटी हो गई, ठीक। अब हीलियम की और किसकी लिखनी है, हाइड्रोजन की। सो वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा लिखा जाएगा, इक्वल्स टू, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ, ये हो गया चार्ज ऑफ हीलियम पोटेंशियल डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम, और ऐसा लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन ना। आपको अब क्या बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मास जो होता है हीलियम का दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज ऑफ हीलियम जो होता है दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। ये दो बातें जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, ये वोल्टेज से सॉरी पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हीलियम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 1/√2 आएगा। सो ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 1994 में ही पूछा गया है, क्या कहता है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज दिस, आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन it is found to have a radius of this, what's the principal quantum number n of the final state of the atom। देखो रेडियस इंक्रीज हो गया, इसका मतलब उसका ऑर्बिट चेंज हो गया है, तो ऑर्बिट का, नए वाले ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ये हमें पता करना है। अब देखो यार, जो रेडियस होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, है ना। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू मैं 1 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा आर फाइनल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल एन फाइनल स्क्वायर एन इनिशियल स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। ग्राउंड स्टेट के लिए, है ना, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हुआ है, ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे रेडियस पे। तो फाइनल रेडियस कितना है, फाइनल रेडियस आपको दिया गया है, इट इज़ 21.2 इंटू 10⁻⁻11, और इनिशियल रेडियस कितना था, 5.3 इंटू 10⁻⁻11, है ना। एन फाइनल का स्क्वायर, एन इनिशियल तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो हम इसको 10⁻11 टर्म्स तो कैंसिल हो सकती हैं ऐसा। सो ये एन फाइनल का स्क्वायर सॉल्व करने पे आएगा 4, है ना, करके देखते हैं। 5.3 × 4, 4 3 = 12, तो 4 5 = 20, और ये आ गया 21, एग्जैक्टली 4 से कैंसिल हो रहा है, तो एन फाइनल कितना आ गया, 2 आ गया, बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 91 में पूछा गया है, कहता है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n = 3, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको, एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट, बल्कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से उठा के इसको इन्फिनिटी पे भेज देना, है ना। तो ऐसे में हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² / n², सो एनर्जी = 13.6 अपॉन z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी, n² n की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 13.6 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सो ई का वैल्यू यहाँ था 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से मैंने आपके सामने सारा पुराने न्यूमेरिकल्स रखे हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और आपको आनी भी चाहिए अगर आप सीरियस हैं अपने नीट टू 2023 के लिए। मैंने अपना काम कर दिया है, प्लीज़ अब आपका काम है, आपने क्या करना है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए, सो दैट इस साल और अगले साल मेरे साथ और स्टूडेंट जुड़ते जाएं, मैं और मेहनत करता जाऊं आपके लिए, इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाऊं। नो बकवास, कोई बकवास नहीं होगी, कोई गाली गलौज नहीं होगा, कोई यार कोई दोस्ती नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, फिज़िक्स होगी जो आपके काम की बात है। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।